तत्पश्चात हम तीनों वहां से निकल गए। कैसी रही गोखले साहब? बाहर निकलकर उसने पूछा, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। भीतर तक हिल गया था वो। नहीं, हिला तो नहीं था लेकिन परेशान बराबर हो उठा था। तभी उसकी मीठी मीठी लैंग्वेज एकदम से बदल गई थी। लेकिन कातिल तो वो मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई देता। अब मैं आपका ही कहा दोहराता हूँ मैडम कि किसी के साथ किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो अपराधी है। सेठी के भी नहीं लिखा, जबकि दुनिया जानती कि वो कैसा आदमी है। वर्तिका से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं करूंगा मैडम, थैंक यू। किस बात के लिए? सेठी से पूछताछ करने के लिए। हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने उसे इतना हड़का दिया है तो कोई ना कोई गलती वो जरूर करेगा। फिर थोड़ा रुक कर मैं बोला, वैसे तो आप है मैडम, लेकिन फिर भी इतनी सलाह जरूर दूंगा। आइंदा दिनों में होशियार रहिएगा। सेठी कोई मामूली आदमी नहीं है। आपकी बातों से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई होगी, इसलिए कोई ना कोई कदम तो वो उठाकर रहेगा। उठाए, मुझे खुशी होगी उसका चैप्टर क्लोज करके। कहती वो पुलिस जीप में सवार हो गई तो मैं भी चौहान से हाथ मिलाकर उसे थैंक यू बोलकर अपनी बलेनो में जा रहा था। बैठकर मैंने एक बार फिर वर्तिका को कॉल लगाने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बदस्तूर बंद ही मिला। आगे बढ़ने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वापस मालवीय नगर पहुंचा और इस बार वर्तिका के घर के पीछे वाली गली में पहुंचा। वहां खेल रहे बच्चे भी मौजूद थे, जबकि शाम का धुंधलका फैलना शुरू भी हो चुका था। मेरा इरादा उस लड़के से मिलने का था जो गरिमा के सवाल जवाब के दौरान 2 बार कुछ कहते कहते चुप हो गया था। इस वक्त वो फील्डिंग पर तैनात था। 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ बच्चे? मैं उसके करीब पहुंचकर बोला। किस बारे में? नाम क्या है तुम्हारा? आयुष दहिया। मैं विक्रांत गोखले, प्राइवेट डिटेक्टिव। क्या बात करना चाहते हैं? यहाँ हुए मर्डर के बारे में। मैं कुछ नहीं जानता। तो किसी और को खोजो, क्योंकि जानकारी मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा। किसी को कुछ पता हो तो कहना, 1000 रुपये दूंगा। सच में? और क्या मजाक कर रहा हूँ? पुलिस को तो नहीं बताएंगे? नहीं, पैसे एडवांस में देंगे। हाँ भाई, दूंगा। दीजिए। उसने अपनी हथेली मेरे सामने कर दी। मैंने क्षण भर को हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर पर्स से 500 के 2 नोट निकालकर उसके थमा दिए। सौरभ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो जोर से बोला। साले बैटिंग करके भाग रहा है। नहीं यार, बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, कहकर उसने मेरी तरफ देखा। आगे चलकर बात करते हैं। तत्पश्चात हम दोनों थोड़ी दूरी पर मौजूद मेरी कार के पास जा खड़े हुए। 3:30 बजे के करीब मैं जब इस गली से गुजरा था तो जिस घर में मर्डर हुआ है उसके ठीक सामने कार खड़ी देखी थी। नंबर याद है? नहीं, उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कार आसमानी रंग के वैगनार थी, नए मॉडल वाली, और उसके दाईं तरफ बड़ा सा डेंट पड़ा हुआ था, जैसे किसी सख्त चीज के साथ घिसटती चली गई हो। भीतर केवल ड्राइवर था जो गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हो गया था। मतलब दरवाजा खुला था? नहीं, क्योंकि वो कुछ देर तक वहां ठिठका रहा था। फिर तर्जनी उंगली से मेरी कार के पीछे की तरफ इशारा करता हुआ बोला, वो जो मैरून कलर का गेट देख रहे हैं वो घर मेरा है। मैं वहां से निकलकर उस दुकान की तरफ बढ़ा था जो इस गली के आखिरी छोर पर है। तभी वेगनार वहां जा खड़ी हुई थी और मैंने जितनी देर में पैदल चलते हुए उस घर को क्रॉस किया था उतनी देर वो दरवाजे पर ही बना रहा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गेट उस वक्त खुला रहा होगा। उसे वापस जाते देखा था? नहीं, लेकिन जब मैं सामान लेकर लौट रहा था तो एक लड़की जरूर दिखाई दी थी, जो कि घर की मालिक भी रही हो सकती है, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए गारंटी नहीं कर सकता। वैसे भी उस वक्त मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, इतना याद है कि वो दरवाजे पर रुके बिना अंदर दाखिल हो गई थी, मतलब उस वक्त गेट खुला हुआ था। बाहर खड़ी कार भी तब तक जा चुकी थी। वैगनार वाले की सूरत देखी थी? नहीं, लेकिन लंबे कद का था। हेल्दी था या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि टी शर्ट बहुत ढीली ढीली पहन रखी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ज़्यादा ध्यान से उसे नहीं देखा। चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। हाँ, एक बात और, उसकी टी शर्ट पर थम्स अप की तस्वीर बनी थी जिसके नीचे लिखा था ऑल इज वेल। बस, और कुछ नहीं मालूम मुझे। लड़की यहाँ कितने बजे आई थी? पक्का नहीं मालूम, लेकिन दुकान पर मैं कम से कम भी 10 मिनट तो रुका ही था, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त मिल गया था। इसलिए मान लीजिए कि कार वाले के आने के 15 मिनट बाद
लड़की यहाँ पहुंच गई होगी, यानी पौने 4 बजे। मे बी। और कुछ नहीं। कार वाले के बारे में कुछ और बता सकते हो? बाद में जब मुझे कत्ल की खबर लगी, मेरा मतलब है जब पुलिस हम लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो मेरा ध्यान उस कार वाले की तरफ चला गया। तब मुझे ये लगा कि वो आनंद राठी रहा होगा, क्योंकि वैसी टी शर्ट 2 दिन पहले मैंने उसे पहने देखा था। वो कौन है? निगम पार्षद का बेटा है, उसके पास भी आसमानी वैगनार है, मगर मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि वो वही था या कार उसी की थी, लेकिन हो बराबर सकता है क्योंकि पहले भी 1-2 बार मैं उसे उस घर में जाते देख चुका हूँ। कभी बाइक पर तो कभी कार से आता था, जबकि उसका घर करीब ही है। वर्तिका सिंह को जानते थे तुम? शक्ल से पहचानता था। कभी आनंद राठी के साथ दिखाई दी थी? साथ कहीं आते जाते नहीं देखा, लेकिन आनंद के लिए उसे दरवाजे खोलते जरूर देखा था। घर में मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर है और इधर की तरफ एक खिड़की भी खुलती है, इसीलिए वहां से पूरी गली नजर आ जाती है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि जरूरी नहीं वो आनंद ही रहा हो। और कुछ? गोल्फ कैप लगाया हुआ था। अच्छा, ये बताओ कि राठी का घर कहाँ है? जहाँ कत्ल हुआ है उससे 2-3 घर छोड़कर। आप किसी से भी पूछेंगे आनंद राठी के बारे में तो पता लग जाएगा। फिर थोड़ा रुक कर बोला, मैंने अ, होने को ये भी हो सकता है कि वर्तिका के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा हो, तभी वो बैक डोर से एंट्री करता था। फ्रंट से जाने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं चाहता होगा कि कोई उसे वहां जाते देखे। और क्या बात हो सकती है? फिर ये गली हॉलीडेज को छोड़कर हमेशा उजाड़ ही पड़ी रहती है। छुट्टी वाले दिन इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। आज संडे तो है नहीं। नहीं है, लेकिन पेपर हो चुके हैं, इसलिए आजकल छुट्टियां चल रही हैं। फिर मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई जो कवि के मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल में ट्रांसफर की थी, जिसमें वो किसी लड़की के साथ बैठा शतरंज खेल रहा था। ये आनंद राठी है? दूसरे को नहीं जानता मैं, कभी शक्ल तक नहीं देखी। ठीक है भाई, थैंक यू। किसी को बताना मत कि मैंने राठी पर शक जताया है। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर का सरफिरा है। उसे पता लग गया कि मैंने उसके बारे में कुछ कहा है तो खामखा की दुश्मनी हो जाएगी। ऊपर से पार्षद का बेटा है, इसलिए भी मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी खबर लगे। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सामने नहीं आने दूंगा। थैंक यू, कहकर वह वापस लौट गया। मैं भी अपनी कार में सवार होकर वहां से निकल गया। रात के 10 बजे थे। मैं अपने फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा बियर पी रहा था, सिगरेट के सुट्टे लगा रहा था, टीवी पर न्यूज़ देख रहा था, साथ ही मौजूदा केस पर दिमाग खपाने की भी कोशिश कर रहा था, मगर हासिल कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि तथ्यों का अभाव था। 10:30 बजे डोर बेल की आवाज ने मुझे थोड़ा चौंका सा दिया, इसलिए क्योंकि किसी का आगमन अपेक्षित नहीं था। सोफे से उठकर मैं दरवाजे तक पहुंचा और मैजिक आई से बाहर निगाह दौड़ाई तो अपने पड़ोस में रहते अकुल बजाज को वहां खड़ा देखकर दरवाजा खोल दिया। सब ठीक तो है बजाज साहब? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सॉरी। किस लिए? हम बताते हैं ना। कहते हुए किसी ने बजाज को भीतर धकेला तो मेरी निगाह इलियास पर पड़ी। फिर आक्रांत अधिकारी भी दिखाई दे गया। दोनों हथियार बंद थे और उनकी गन मुझ पर तनी हुई थी। भीतर चल भाई। इलियास ने गन की नाल मेरी छाती पर रखकर मुझे अंदर को धकेल दिया। उसके बाद दोनों भीतर दाखिल हुए। फिर आक्रांत ने पलटकर दरवाजे की सिटकिनी चढ़ा दी। सॉरी गोखले साहब, बजाज सिर झुकाए बोला। मैं अपने फ्लैट का ताला खोल ही रहा था कि इन लोगों ने मुझ पर गन तान दी, जिसके बाद मेरे पास इनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इट्स ओके, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बैठ जा डिटेक्टिव, इलियास बोला। सुनकर मैं सोफे पर बजाज के बगल में बैठ गया। फिर इलियास हैंड रेस्ट पर दायां पैर टिकाकर थोड़ा झुककर खड़ा हो गया। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ उसके घुटने पर टिक गया, जिसका रुख मेरी खोपड़ी की तरफ था। क्या चाहते हो? मैंने पूछा। तेरी जान लेनी है भाई, और क्या चाहेंगे? मैंने क्या किया है? कहा था ना, अगर मुझे पता लगा कि तू हम पर निगाह रख रहा था तो अंजाम बुरा होगा, जो कि तू बराबर रख रहा था। तभी बाद में पुलिस को लेकर सेठी साहब के घर पहुंच गया। तुम अहमक हो? पहली बार सुन रहा हूं। अमूमन लोग बाग मुझे सनकी कहते हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं उन्हें लेकर नहीं, वे लोग मुझे लेकर पहुंचे थे। बल्कि जो इल्जाम उन लोगों ने सेठी साहब पर लगाया था, वहां पहुंचने से पहले मुझ पर भी लगा रहे थे, और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। उन लोगों ने जो जाने सामने की एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखकर जाना,
मेरे बारे में भी उसी से पता लगा था, वरना तुमने देखा ही था मैं तुम्हारी गन फेंक कर वहां से निकल गया था। नजर तो रख रहा था ना तू? नहीं, मैं वहां बस वर्तिका से मिलने गया था, लेकिन जब सेठी साहब को भीतर जाते देखा तो रुक गया। फिर मैं तुम लोगों की निगाह बीनी क्यों करूंगा? कोई दुश्मनी है? कुछ बिगाड़ा है मेरा? अब बिगाड़ेंगे ना। चल बता, वर्तिका कहाँ है? मुझे क्या मालूम कहाँ है? तू मरना चाहता है? नहीं, तू सच बोल बेटा, क्योंकि अगर कोई तुझे हमारे कहर से बचा सकता है तो वो बस वर्तिका ही है। उसका एड्रेस हमें पता, फिर हम तुझे वन पीस में छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। साथ में इसे भी। अपने बजाज की तरफ इशारा किया। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, चाहो तो कॉल करके चेक कर लो। लेकिन पुलिस क्योंकि उसकी तलाश में है तो जल्दी ही उसे खोज निकालेगी। तब तक वेट क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? क्योंकि हमारे पास उतना धैर्य नहीं है। फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि मैं नहीं जानता वर्तिका कहाँ है। सच पूछो तो तुमसे ही कहीं ज्यादा मैं बेकरार हूं उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरी क्लाइंट है। अच्छा, क्लाइंट है। ठीक है, यही बता दे कि किस बात के लिए क्लाइंट बनी तेरी? सेठी साहब से छुटकारा पाना चाहती थी, जो कि तू दिला सकता था, है ना? नहीं, मगर वो इतना जरूर चाहती थी कि मैं एक बार सेठी साहब से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करूं, उनसे मिन्नतें करूं कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो शादी करने जा रही थी। साले मजाक चल रहा है यहाँ। तू सोचता है हम तेरे कहे पर यकीन कर लेंगे? नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो नहीं दिखाई दे रहे। सुनकर इलियास ने बिना किसी चेतावनी के एक पंच मेरे चेहरे पर जड़ दिया। मेरी नाक फूट गई, खून निकलने लगा। तभी उसने गन की नाल मेरे माथे से सटाई और फुफकारता हुआ बोला, बस 10 सेकंड है तेरे पास, बता दे वर्तिका कहाँ है? क्यों बेवजह अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? देखो, ये सच है कि मैं नहीं जानता इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जल्दी मुझसे कांटेक्ट करेगी। तो जब करेगी तब मैं उससे उसका पता ठिकाना जान लूंगा और हमें बता देगा। हाँ, बता दूंगा, क्योंकि तू छू है नहीं, उल्टा समझदार हो। और समझदार आदमी वो होता है जो खतरे को वक्त रहते भांप ले, जो कि मैं भांप चुका हूँ। इसलिए मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे पूरे मामले से दूरी बना लेनी चाहिए, ना कि मेरा सेठी साहब के खिलाफ जाने का कोई इरादा है। बात यह है गोखले साहब कि इतनी देर में आक्रांत अधिकारी पहली बार बोला, खाली हाथ तो हम यहाँ से जाने से रहे। तो अगर आप अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते तो वर्तिका का पता बता दीजिए। इसके विपरीत अगर कराने पर ही तुले हुए हैं तो साफ कहिए, ताकि हम आप दोनों को खत्म करके निकले यहाँ से। वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे मारकर तुम्हें वर्तिका की खोज खबर मिल जाएगी। नहीं, लेकिन बॉस से इतना तो कह पाएंगे ना कि कुछ कुछ करके आए हैं, बेरंग नहीं लौटे आए। बजाज साहब को जाने दो, इनका पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है क्यों नहीं? अब ये गवाह है, और गवाह छोड़ना तो हमारे उस्ताद ने नहीं सिखाया है हमें। तो अब दो टूक बताइए कि आपने क्या फैसला किया? लड़की का एड्रेस बताएंगे या हम अपना प्रोग्राम शुरू करें? मैं उसका एड्रेस नहीं जान। बात पूरी होने से पहले इलियास ने फिर से एक घुसा चला दिया। इस बार वार पहले से कहीं ज्यादा वजनी था, लेकिन ऐन वक्त पर मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने में कामयाब हो गया। इसीलिए उसका मेरे चेहरे को निशाना बनाकर चलाया गया घूंसा मेरी खोपड़ी से टकरा कर रह गया, मगर दर्द का एहसास तो फिर भी होकर रहा। पहले मेरी बात तो सुन लो यार, मैं कराता हूँ बोला। ठीक है, बता। मैं उसका एड्रेस नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि वो कहाँ है, मतलब तुम दोनों को उस जगह पर ले जा सकता हूँ। बिना एड्रेस के कैसे लेकर जाएगा? जगह मेरी देखी हुई है, इसलिए क्योंकि वो मेरी ही फ्लैट है, उसमें वर्तिका छिपी हुई है। लेकिन स्ट्रीट एड्रेस याद नहीं है, हाल ही में परचेज किया था इसीलिए। अब अगर तुम दोनों वादा करो कि वर्तिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकता हूँ। एरिया कौन सा है? वो तो यहीं पास में है, महज 2 ब्लॉक दूर। ठीक है, चल, बजाज साहब को जाने दो। अभी नहीं, अगरान तब तक यहीं रुककर इस पर निगाह रखेगा, जब तक कि मैं इसे फोन करके बता नहीं देता कि लड़की मिल गई है। और उस दौरान तूने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो समझ ले ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरा वैसा कुछ करने का इरादा नहीं है। ना हो, उसी में तेरी भलाई है।
टेंशन मत लीजिए बजाज साहब, मैं खोखली तसल्ली देता हुआ बोला। आप सेफ हैं। तत्पश्चात हम दोनों मेरे फ्लैट से बाहर निकल आए। नीचे पहुंचे तो पाया कि वो दोनों एक होंडा सिटी में बैठकर वहां पहुंचे थे। चाबी इलियास के पास थी, जो उसने मुझे थमाई, फिर बोला, ड्राइव कर। रफ्तार ना तो ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा धीमी, और किसी पुलिस वाले के दिखाई देने पर तूने गाड़ी रोकनी भी नहीं है, वरना तो तेरे घर में बैठा बजाज गया काम से। समझ गया? हाँ, समझ गया। बढ़िया, अब चल। उसके बाद हम दोनों कार में सवार होकर वहां से निकल गए। मैंने शीला की फ्लैट वाली बिल्डिंग के सामने ले जाकर गाड़ी रोकी, फिर लिफ्ट में सवार होकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और डोर बेल पुश करके इंतजार करने लगा। मैंने अभी तक इलियास पर हाथ डालने की कोई कोशिश नहीं की, तो उसकी दो वजहें थी। नंबर एक, आक्रांत मेरे फ्लैट पर बजाज को काबू में किए बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि वो सरफिरा मेरे पड़ोसी को गोली मार दे। दूसरी वजह ये थी कि वो बहुत चाक चौबंद था। हमला करने की सूरत में नतीजा मेरे मन माफिक नहीं निकलता तो लेने के देने पड़ सकते थे। कौन है? अंदर से शीला की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं हूं विक्रांत, वर्तिका को ले जाने के लिए आया हूं। इतनी जल्दी? बात क्या है बॉस? सेठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वर्तिका को अब कोई खतरा नहीं है उससे। अब वो अपने घर जा सकती है, तो सोचा खुद पहुंचा दूं चलकर। बाकी की फीस भी तो वसूलनी है उससे। 1 मिनट दीजिए, मैं जरा नाइटी उतार कर कुछ और पहन लूं। ठीक है। ये कौन थी? इलियास ने धीरे से पूछा। मेरी रिसेप्शनिस्ट है। भीतर और कोई भी है? नहीं, अकेली रहती है। मतलब इस वक्त वर्तिका और उसके अलावा कोई नहीं अंदर। तभी दरवाजा खोल दिया गया। सामने जींस और टी शर्ट पहने शीला खड़ी थी। ये कौन है? उसने इलियास के बारे में पूछा। दोस्त है, साइड हटो। वो हट गई। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। कहाँ है वो? मैंने पूछा। बाथरूम में, बस आती ही होगी, बैठो। मैंने इलियास को इशारा किया, फिर हम दोनों आमने सामने सोफे पर बैठ गए। गन वाला हाथ उसने अपने पॉकेट के अंदर घुसेड़ लिया था, इसलिए वो दिखाई तो नहीं दे रही थी, मगर मैं जानता था कि शीला के लिए माजरा समझना बहुत आसान था। इसलिए ये भी जानता था कि उसने यूं ही दरवाज़ा नहीं खोल दिया होगा। मैं चाय बनाऊं बॉस? उसने पूछा तो मैंने इलियास की तरफ देखा, मगर उसने इनकार में गर्दन हिला दी। रहने दो, बस एक गिलास पानी पिला दो मुझे। वैसा मैंने जानबूझकर कहा क्योंकि किचन इलियास के ठीक पीछे था, जहाँ जाने के लिए शीला का उसके पीछे से होकर गुजरना बहुत सहज बात होती, और मैं उम्मीद यही कर रहा था कि वो तैयार थी। हुआ भी वही। उसने किचन की तरफ जाने का दिखावा किया और इलियास के पीछे पहुंचते के साथ ही बाएं हाथ से उसके बाल पकड़कर इतनी ताकत से पीछे की तरफ खींचा कि उसका चेहरा छत की तरफ हो गया। साथ ही दाएं हाथ से के स्क्रू ड्राइवर के नोक उसकी गर्दन में चुभोती हुई गुर्रा कर बोली, हिलने की कोशिश भी की तो मारे जाओगे। उससे पहले मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा, कहते उसने गन निकालकर सामने की तरफ तान दी। तब तक मैं अपनी जगह छोड़ चुका था और उसका रुख ऐसा था कि वो छत के अलावा और कुछ नहीं देख सकता था। गोली बेशक चला सकता है तू, लेकिन अपनी जान तो फिर भी नहीं बचा पाएगा। तो खामा खा कर रिस्क क्यों ले रहा है? हाथ बाहर खींच। और हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाय के एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।